अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये बायो कंपनी की सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है और ये जिंग जिंग सिविंग मशीनरी से ताल्लुक़ रखती है। तो दोस्तों आज मैं इसका ये आपको नाइफ़ इसका सेट करने का तरीका बताऊंगा कि इसके अंदर जो नाइफ़ चल रहा होता है कि हम जब धागा कटिंग करते हैं और धागा नहीं कट रहा होता है या नाइफ़ अटक रहा होता है या मशीन जाम हो जाती है या आपकी मशीन में मोटर दूसरा लगे तो क्या क्या सेटिंग देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा और सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस मशीन का नाइफ़ असेंबली किस तरीके से सेट किया जाता है मोटर के साथ, यानी कि मोटर के हिसाब से नाइफ़ असेंबली और सिलाई के हिसाब से नाइफ़ असेंबली को किस तरीके से सेट किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मशीन में एरर आना शुरू हो गया था। एरर इसके अंदर आ रहा था, इसका कार्ड का मसला आ गया था। तो कार्ड रिपेयर करवाने के बाद फिर मोटर में मसला आ गया। फिर मोटर हमने बनने के लिए भेजा, मोटर बन के आया। अब वो लगाने के बाद मशीन का कटिंग नहीं हो रहा है। तो कटिंग क्यों नहीं हो रहा है ये भी आपको बताएंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ ताकि ऐसी कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों हमने सबसे पहले इसके अंदर ये चेक करना है कि हमारा जो ये टेकअप लीवर है ये पावर ऑन होते ही जो मशीन एक राउंड लेके अपनी पोजीशन पे आके खड़ा होता है तो ये कहाँ पे खड़ा हो रहा है। तो हम पावर ऑफ करेंगे मशीन का और पावर ऑफ करने के बाद फिर दोबारा हम ऑन करेंगे पावर। दोस्तों अब हम पावर ऑन करते हैं इसका। जब हम पावर ऑन करेंगे तो इस लीवर को चेक करेंगे कि ये कहाँ पे आगे रुक रहा है। तो ये लीवर हमारा नीचे आगे रुक रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले इसका व्हील का पोजीशन यानी कि मशीन का चलने और रुकने का पोजीशन सेट करेंगे, उसके बाद ही हमारा नाइफ़ सेट होगा। वरना आप जितना भी केम बांध लें इसका, जितने भी नाइफ़ की सेटिंग कर लें, ये नाइफ़ कभी भी नहीं सेट होगा जब तक हम व्हील का पोजीशन सेट नहीं करेंगे कि हमारा जो टेकअप है ये ऊपर आगे रुकना ज़रूरी है। अब हम टेकअप को ऊपर रोकने के लिए क्या करेंगे, जो पुराने मॉडल की मशीन थी उसके व्हील के अंदर ही सिस्टम दिया हुआ होता था, 2 स्क्रू मैग्नेट के हिसाब से मैग्नेट लगा हुआ होता था स्क्रू के आगे। तो हम उसको स्क्रू को आगे पीछे करते थे तो हमारा व्हील का सेटिंग हो जाता था। लेकिन अभी जो न्यू मॉडल की मशीन आ रही है जिसके अंदर सिंक्रोनाइज़र नहीं होता है, जिस मॉडल पे सिंक्रोनाइज़र नहीं होता है, इनकोडर लगा हुआ होता है, उस मशीन का सेटिंग इसी कीबोर्ड के अंदर ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम मशीन का पावर दोबारा ऑफ़ करेंगे और ऑफ़ करने के बाद P और S के बटन को थोड़ा देर ऐसे दबा के रखेंगे, ऐसे दबा के रखेंगे और पावर ऑन कर लेंगे। तभी ये 70 से स्टार्ट हो गया है। अभी हमने 72 पे जाना है। 72 पे जाके हम S का बटन दबाएंगे। S का बटन दबाने के बाद हम व्हील की पोजीशन कर लेंगे, हाथ से व्हील को घुमाएंगे और इसके टेकअप को हम ऊपर जहाँ इसकी पोजीशन है वहाँ पे ले आके रोक लेंगे। ये नंबर चलेगा। जैसे हम ये अभी यहाँ पे हम लाके इसको रोक लेते हैं, यानी कि हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ जाके ऐसे रुकेगा। ये पोजीशन हमारा सही है, बिल्कुल यहीं पे हम रोक लेते हैं और फिर हम S का बटन प्रेस कर देंगे तो ये सेफ़ हो जाएगा। अभी सेफ़ हो गया है बिल्कुल। और अब हम मशीन को चला के देखेंगे। जब हम मशीन को चला के देखेंगे तो हमें पता लगेगा इसका टेकअप सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और अभी हम कटिंग करवाएंगे तो अभी आपको दिख रहा होगा ये ऊपर आगे रुकना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जब हम एक टाका लेके ऐसे चलाते हैं और ये अभी यहाँ पे आगे रुक रहा है तो अब हम नीचे से केम चेक करेंगे। नीचे से केम चेक करेंगे कि कहीं वो गोली का जो असेंबली लगा हुआ है वो केम के ऊपर टकर तो नहीं रहा है। तो हम मशीन का पावर ऑफ़ कर देंगे। मशीन का पावर हमने इधर से ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद मशीन को हमने लिटा दिया। लिटाने के बाद अभी हमारा व्हील जहाँ पे हमने एक टाका लेके रोका था मशीन का व्हील, वहीं पे रुका हुआ है व्हील और व्हील को आपने हिलाना नहीं है। व्हील को उसी जगह पे रोक के रखना और इसको ऐसे हम पुश करके देखेंगे। अभी देखिए ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। इसी जगह पे इसका ये पोजीशन आना चाहिए। अभी बिल फ़र्ज़ अगर मान लेते हैं कि हम एक टाका लेके और मशीन को रोकते हैं तो हमारा ये पोजीशन यहाँ पे आ रहा है या ऐसे इस जगह पे आ रहा है। एक टाका लेने के बाद जब मशीन रुक रहा होता है हाफ राउंड के ऊपर तो उस वक्त चेक करना है कि यहाँ पे तो नहीं रुक रहा। अगर यहाँ पे रुकेगा तो जब हमारा सोलोनाइट इसको ऐसे दबाएगा तो ये जो पीस हमारा लगा हुआ है इसके ऊपर ज़ोर पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो ये यहीं से टूट जाता है। अक्सर मशीन का आप देखेंगे जो बार बार ये पीस टूट रहा है उसका यही मसला होता है कि व्हील जो हाफ राउंड में आगे रुक रहा है मशीन हमारा वो अपनी जगह पर नहीं रुक रहा है। तो उसकी पोजीशन को हम सेट करेंगे। वो जब भी रुकना चाहिए ये ऐसे इस जगह पर आगे रुकना चाहिए जैसे ये अभी रुका हुआ है, ताकि ये असेंबली लगा हुआ है गोली असेंबली जो पूरे नाइफ़ को वर्क करा रहा होता है ये असेंबली, तो ये हमारा सही जगह से बंद हो, इसके ऊपर ज़ोर ना पड़े। इसके ऊपर जो ज़ोर पड़ेगा वो ऐसे ज़ोर पड़ेगा, ऐसे ज़ोर ना पड़े बिल्कुल ज़रा भी। दोस्तों अभी मैं इसका आपको हाफ राउंड में जो मशीन आगे रुकता है तो वो पोजीशन कैसे सेट किया जाता है वो करने का तरीका बताऊंगा आपको। तो हम P और S का बटन को प्रेस करके ऐसे रखेंगे और फिर मशीन का पावर ऑन कर लेंगे। दोस्तों ये तकरीबन मशीनों में एक जैसा ही होता है, सिर्फ बटन का डिफरेंट होता है। वरना जोकी मॉडल जितना भी मशीन है जो चाइना में भी बना हुआ हो या जोकी का हो, तकरीबन जोकी का पैरामीटर इसके अंदर यूज़ हुआ होता है। तो हम इसके अंदर फिर
इसको हम 71, 72, 73 पे लेके जाएंगे और 73 पे ले आके फिर एस का बटन दबा देंगे। जब हम एस का बटन दबाएंगे ऐसे तो फिर हम वही पोजीशन करेंगे ऐसे, ये यानी कि हाफ राउंड वाला पोजीशन जो है वो 73 नंबर पे होगा और जो निडल का जो पोजीशन आगे जो रुकता है कटिंग करने के बाद वो 72 नंबर पे होगा। तो अभी जैसे मैं इसका पोजीशन आउट कर देता हूँ, ये हमने इसको नीचे ले आके ऐसे रोक लिया बिल्कुल और फिर एस का बटन प्रेस कर देते। अभी हम एक कागज़ को चला के और मशीन को ऐसे रोकेंगे और रोकने के बाद फिर मशीन को हम लिटा के चेक करेंगे, पावर ऑफ कर लेते हैं। दोस्तों अभी हमने मशीन को लिटाते वक्त मशीन को जो हाफ राउंड पे रोका था वो व्हील का पोजीशन हमने वहीं पे रोका हुआ है, हमने व्हील का पोजीशन को नहीं छेड़ा। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो केम है ये केम अभी जाके केम पे ये लग रहा है ये, तो ये सेटिंग सही नहीं है। ये सेटिंग अगर इस तरीके का है तो आपने उसको चेंज करना है। उसको जब भी करना है इस तरीके का करना है कि ये इस जगह पे ऐसे आके रुके। ये जब भी रुकेगा ये स्क्रू आपका सामने आएगा और दूसरा स्क्रू पीछे होगा। ये वाला स्क्रू ऐसे आपका सामने आके रुकेगा और जब आप केम की टाइमिंग बांधेंगे इस केम की तो तब भी ये स्क्रू से टाइमिंग बंधेगा, इसी जगह पे टाइमिंग बंधेगा। आपने जो टेकअप का पोजीशन है उसको टॉप पे रखना है, टॉप पे रख के और इसको ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ करके फास्ट करके ऐसे हल्का सा करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा और इधर करेंगे तो स्लो हो जाएगा। जो नाइफ का स्पीड है तो उसको हमने टाइट कर लेना केम को, तो हमारी केम की टाइमिंग हो जाती है। तो जब भी आपने इसको चेक कर लेना है, अगर ये इस तरीके से रुक रहा है तो लाजमी ये चीज़ को तोड़ देगा ये असेंबली को। तो ये महंगा पीस है, तकरीबन 2700-2800 रुपये का लोकल में आता है और अगर अच्छे वाले लेंगे तो 3500-4000 रुपये का कम से कम ये पीस मिलता है। तो आपने इस सेटिंग को लाजमी देखना है, इंशाल्लाह आपकी मशीन का जो नाइफ का मसला है वो तकरीबन हल हो जाएगा। और इस साइड का जो भी मसला है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। तो पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों वही सेम तरीका यूज़ करना है, पी और एस का बटन को हम दबा के रखेंगे और मशीन का पावर ऑन कर लेंगे तो ये 70 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमने इसको 73 पे ले जाना है और फिर एस का बटन प्रेस करना है। एस का बटन प्रेस करके इसके हाफ राउंड की हम पोजीशन ले लेंगे। जो हमारा हाफ राउंड का पोजीशन है ये इस पोजीशन में ऐसे आगे रुकना चाहिए। ये निडल इसका थोड़ी निडल का जो हम टाइमिंग जहाँ से मानते हैं वो टाइमिंग वाला हिस्सा सिर्फ अंदर होना चाहिए, इस पोजीशन पे ऐसे रुका हुआ होना चाहिए। तो हम एस का बटन दबा देंगे और फिर एक राउंड लेके हम चेक कर लेंगे कि हमारी सेटिंग हो गई नहीं हुई। दोस्तों ये अभी हमने दोबारा इसको सेट कर दिया और इसी तरीके से ये काम करना चाहिए। दोस्तों इसका जो केम का सेटिंग है वो केम का सेटिंग हम इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा ये टेकअप है, ऊपर आपको टेकअप दिख रहा होगा, ये इस टेकअप को हमने टॉप पे ऐसे ले आके रोक लेना है ऐसे। ये टेकअप हमारा टॉप पे रुका हुआ रहेगा और अभी जैसे ये पोजीशन आपको दिख रहा है इसी पोजीशन पे हमने इसको टाइट कर लेना है। इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ है, एक स्क्रू ये लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ करके छोड़ देना है और इस वाले स्क्रू से टाइमिंग बांध लेना है। और टाइमिंग हम जब बांधेंगे तो टाइमिंग बांधते वक्त इसको हम थोड़ा सा इधर उधर जो करेंगे उसको हमने देख लेना है कि जब हमारा ये केम इसके ऊपर गोली इसके ऊपर चढ़ेगा, तो ये गोली चढ़े इसके ऊपर, तो ये जो गोली है ये इस पीस में जाके टक्कर ना मारे, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा गैप होना चाहिए, 1 mm का गैप होना चाहिए। ये नहीं कि ये जो गोली है ये जाके इस पीस के ऊपर टक्कर मार रहा है तब भी ये पीस टूट जाता है हमारा। तो बहुत ज़्यादा आपने इस केम को उस तरफ भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इस तरफ भी नहीं करना है। आपने इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लेनी है कि ये जब ऐसे प्रेस होगा, जब इसका सोलोनाइट इसको ऐसे प्रेस करेगा, ये ऐसे अभी इसको प्रेस कर रहा है तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर गैप है। देखिएगा अभी मैं इसको इधर हाथ से प्रेस किया हूँ तो यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है, तकरीबन 1 से 1.5 mm यहाँ पर गैप है। तो इस तरीके से आपने इसका टाइमिंग मानना है केम का, ताकि ये असेंबली हमारा टूटे नहीं। दोस्तों बकिया इसके अंदर जो हमारा ये गोली है ये इसके अंदर 3 की एलकी से इसको हम इसके ऊपर टाइट कर लेंगे और इधर से भी हम पाना वाला स्क्रू लगा के टाइट कर लेते हैं। क्योंकि जब ये पहला मॉडल आया था तो ये पंच सिस्टम आया था, यानी कि ये पिन पंच हो जाता था। जैसे हमारा ये फिडोक का जो ये ब्लॉक है ये यहाँ से ऐसे पंच हुआ होता है, इसी तरीके से ये भी पंच होके आता था। तो इसके अंदर कंप्लेन ये आता था कि ये ब्लॉक की जो डंडी जिसके ऊपर ये पंच हुआ हुआ है वो डंडी टूट जाती थी, तो जिसकी वजह कर हमारा ये मसला आ जाता था। तो हम ये असेंबली पूरी फेंकते थे तो नया लगाते थे लेके। तो अभी ये इसके अंदर स्क्रू का सिस्टम देने से ये फ़ायदा हो गया है कि पूरी असेंबली हमारी बेकार नहीं होती है। जो पुर्जा ख़राब होता है हम वही सिर्फ चेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक इस सांचे के अंदर मूव कर रहा होता है ऐसे। तो ये ब्लॉक कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि एक चीज़ अगर कोई ज़्यादा RPM में अगर चल रहा हो तो वो जल्दी कटता है। इसका काम सिर्फ ऐसे मूव होना और वापसी आ जाना। तो इसके पीछे भी पिन के पीछे भी एक स्क्रू लगा हुआ होता है, इसमें बाज़ एलकी वाला स्क्रू होता है आगे से और बाज़ पेचकस वाला होता है। तो इसको भी हम टाइट कर लेते हैं इसी तरीके से। और यहाँ पे एक पिन हमारा जो लगा हुआ है ये पिन इस जगह से आके, जैसे इसका एक टाइमिंग है, जब ये अपने टाइमिंग पे आता है तो ये जो हमारा असेंबली है ये इस तरफ ऐसे आगे आता है। तो आगे आने के बाद फिर इस असेंबली ने वापस भी जाना होता है। तो वापस भेजने का वो पिन है, ये जो पिन है वो इस जगह पे आके अटकता है और व्हील ऐसे हमारा जब घूमता है तो इसको वापसी भेजता है। और वापसी ले जाने के लिए इधर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग इसको वापसी ले जाके अपनी जगह पे खड़ा करता है। अक्सर ये स्प्रिंग टूट जाता है तो हमारा ये नाइफ लूज़ हो जाता है, यानी कि बिल्कुल फ्री हो जाता है। और ये जो स्प्रिंग हमारा लगा हुआ है ये स्प्रिंग हमारा इस असेंबली को वापसी यानी कि ले जाने के लिए लगा हुआ है। ऐसे ही आगे आएगा और ये स्प्रिंग इसको वापसी लेके जाएगा। दोस्तों अक्सर इस मशीन के अंदर जो हमारा
ऐसे स्ट्रेट नाइफ लगा हुआ है। स्ट्रेट नाइफ मशीन के अंदर एक फॉल्ट आता है कि जैसे ही हम कटिंग करवाते हैं, जैसे हमने मशीन चलाया, अब हम कटिंग करवाते हैं, जैसे हमने कटिंग करवाया, कटिंग करवाने के बाद क्या होता है कि निडल बिल्कुल जड़ से धागा काट के बाहर उछाल के ऊपर कर देता है। तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि इसके अंदर अगर जैसे इसका टेंशन पोस्ट नहीं खुल रहा हो, अगर टेंशन पोस्ट हमारा नहीं खुलेगा तब भी ये मसला आएगा कि धागा जड़ से काट के ऊपर निकाल देगा। और केम हमारा जो लगा हुआ है कटिंग केम, अगर उसके अंदर उसका भी सेटिंग अगर आउट होगा तो तब भी ये मसला आएगा। अगर हम ये दोनों सेट कर लेते हैं और ये दोनों जो टाइमिंग मैंने बताया कि उस तरीके से ये सही है और ये भी खुल रहा है और कटिंग भी हमारा जिस तरीके से अभी ये आवाज़ कर रही है मशीन कटिंग के वक्त, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि मशीन का केम और हमारा ये टेंशन पोस्ट की सेटिंग बिल्कुल सही हुई हुई है। और तब भी हमारा अगर धागा निकल के ऐसे बाहर फेंका जाता है निडल से, तो वो देखते हैं वो किस तरीके से सही होगा। दोस्तों इसका निडल प्लेट और फिडोग हम हटा लेते हैं, फिर आपको आगे समझाते हैं कि नाइफ हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो ये मैंने इसका प्लेट इसका खोल लिया यहाँ से और इसका फिडोग भी हटा लेते हैं ताकि हमें सही से नज़र भी आ जाए और हम इसमें आपको समझा भी सकें। दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें, पूरी देखेंगे तो ना ही आपको कमेंट्स में पूछना पड़ेगा और ना ही आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत तफसील से समझाता हूँ बिल्कुल कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं मशीन नहीं भी चला के दिखाऊंगा और मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा और अब वो सेटिंग आप जाके करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला लाजमी हल होगा। दोस्तों ऊपर से मैंने फिडोग और निडल प्लेट इसका खोल लिया है। इसका पोजीशन फिंगर भी हम खोल के हटा लेंगे। ये पोजीशन फिंगर हम खोल के हटाएंगे और शटल खोल के हटाएंगे तो हमें यहाँ पे एक केचर पट्टी नज़र आएगा। उस केचर पट्टी की सेटिंग करेंगे तो हमारा जो निडल से धागा उछल के बाहर निकल जाता है वो सेटिंग में आ जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि वो जो केचर पट्टी है वो हमारा जो निडल का धागा है उसको पलट के घूमने नहीं देता है, ताकि हमारा जो निडल के अंदर धागा डला हुआ है वो धागा सामने ना आए। अगर वो धागा सामने आएगा तो जड़ से कट जाएगा। अगर निडल के डलने के बाद वाला धागा हमने सामने लाना है तो वो भी आपको दिखाते हैं। पहले हम इसका शटल निकाल के आपको केचर पट्टी की सेटिंग समझाते हैं। दोस्तों ये जो है ये हमारा केचर पट्टी एक स्क्रू पे रुका हुआ है यहाँ पे, और इस स्क्रू को हम लूज़ करेंगे तो इसके अंदर सांचा बना हुआ होता है केचर पट्टी के अंदर, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग कुछ ये होती है कि जब हमारा ऐसे मूविंग नाइफ ऐसे आगे आए तो ये आपको दिख रहा होगा इसकी सेटिंग हुई भी है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी सेटिंग इस तरीके से आप करेंगे तो ये सही चलेगा बिल्कुल। अभी जैसे ये मूविंग नाइफ का जो नोक है इधर से ये इस केचर पट्टी के नोक के जब सामने आएगा तो इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। दिख रहा होगा ये बिल्कुल ज़रा भी इसके अंदर गैप नहीं है। अगर इसके अंदर गैप होगा तो धागा हमारा उस गैप से केचर पट्टी के इस तरफ चला जाएगा। जब इस तरफ चला जाएगा तो निडल के अंदर जो धागा डला हुआ होता है वो वाला सामने आ जाता है और इस खांचे में फंस जाता है। तो ये खांचे में फंसने के बाद ये नाइफ हमारा आगे जाता है और धागा छोटा कट जाता है, छोटा कटता है। फिर जब हमारा टेकअप ऊपर जाके रोकता है तो उस धागे को खींच के बाहर निकाल देता है। तो हमने इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है कि इसका नोक केचर पट्टी का नोक और मूविंग नाइफ का नोक में गैप नहीं होना चाहिए। और जब तक का ये पूरा जहाँ तक का बंद हो रहा है ये यहाँ तक का हमारा केचर पट्टी बंद होता है, यानी कि जो हमारा मूविंग नाइफ है ये मूविंग नाइफ का सुराख फिक्स नाइफ में जब बंद हो तो यहाँ तक का इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा इसके अंदर गैप नहीं है ये, तो ये आप गैप इसका चेक करेंगे और इसकी सेटिंग इस तरीके से करना है कि इसमें गैप भी ना हो और इसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि शटल के साथ जब यहाँ से शटल ऐसे घूमे तो शटल में ये कहीं पे टकरे भी नहीं। और अगर आपका जैसे कटिंग में धागा छिल के तोड़ दे रहा है तो इस केचर पट्टी के अंदर अगर कोई धार या बाबरी वगैरह आ जाएगा तो तभी हमारा धागा छिल के यानी कि कटिंग के वक्त ही छिल जाएगा और छिल के तोड़ेगा। तो हमने इसको निकाल के फिर रिगमाल वगैरह पॉलिश वगैरह लगा लेना है तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों अक्सर इस मशीन में एक फ़ॉल्ट और भी आता है कि फ़ॉल्ट हमारा कुछ ये है कि जैसे ये हमारा इस जगह पे हमारा जब के में यहाँ तक आ जाता है तो ये ऐसे सोलोनाइट बंद होता है। सोलोनाइट बंद होता है तो ये गोली हमारा इस केम के ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पे एक रबड़ लगा हुआ होता है इस जगह पे। अगर ये रबड़ आप उसको निकाल के फेंक देंगे या ख़राब हो जाता है तो इसका ये बेनिफिट होता है कि हमारा नाइफ़ का जो है ना ये एक सेटिंग है, ये नाइफ़ है इसको हमने ऐसे तकरीबन 3 से 4 mm ऐसे आगे रोकना है। ऐसे ये यहाँ पे रुकना चाहिए नाइफ़ हमारा। अगर ये बिल्कुल ऐसे पीछे जाके रुकेगा तो हमारा अगर ये बिल्कुल ऐसे पीछे जाके रुकेगा भी, जैसे ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बॉडी के साथ जाके लग गया ये गुटका और नाइफ हमारा बिल्कुल पीछे की तरफ आई है, तो होगा ये कि हमारा जो ये असेंबली लगा हुआ है इसको फिर ज़्यादा मूव होना होगा। ये जब ज़्यादा मूव होगा तभी हमारा जो नाइफ़ का सुराख है वो फिक्स नाइफ़ के साथ बंद होगा।
तो हमारा धागा कटेगा। तो हम उसके लिए फिर ये करते हैं कि हम फिर यहाँ से या तो स्क्रू खोल के ये वाला लूज़ करके और इसको हम बिल्कुल चिपका देते हैं शाफ्ट के साथ। जब हम इसको शाफ्ट के साथ चिपकाते हैं तो ये फिर गोली जो है ये केम के किनारे में टकरना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ये किनारा भी टूट जाता है और गोली का जो ये हिस्सा है ये भी ख़राब होते हो के ये गोली जाम होना शुरू हो जाता है। वरना ये गोली इसके अंदर फ्री होना चाहिए ताकि ये सर्कल गोली इसके अंदर इसके जब ये केम के ऊपर ऐसे चढ़े तो ये सर्कल करे गोली। तो यहाँ पे हमने रबड़ लगाना है। रबड़ का साइज़ ये है कि हमारा रबड़ बाहर तकरीबन 4 mm तक का बाहर दिखे। जब रबड़ हमारा इसके अंदर फंस जाए तो इसके अंदर 4 mm तक का बाहर रबड़ हमारा दिखना चाहिए। इसके अंदर फाइबर का आप कोई सा भी रबड़ लगा सकते हैं। फाइबर का रबड़ लगाना है तभी जाके ज़्यादा टाइम चलेगा, वरना फिर हमारा रबड़ ये जल्दी ख़राब। अगर कोई पाइप वगैरह काट के आप लगाएंगे तो एक ही दिन के अंदर ये ख़राब हो जाता है। तो फाइबर का रबड़ आपने अच्छा वाला रबड़ जो व्हील वगैरह जो ट्राली के व्हील वगैरह पे जो रबड़ लगा हुआ होता है वो वाला रबड़ गोले से शेप में बना के आपने लगा देना है, तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। दोस्तों ये आपको बंद करके फिर चला के दिखाते हैं। दोस्तों इसके टाइमिंग को हमने बांध लेना है। ये हमने शटल यहाँ पे लगा दिया है, निडल हमारा ऊपर की तरफ जा रहा होगा और शटल का नोक सुराख से हमारा तकरीबन 1.5 mm ऊपर से होके और आगे की तरफ जा रहा होगा। तो यहीं पे हमने शटल के स्क्रू को टाइट कर लेना है और इसके तीनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे। अगर शटल की टाइमिंग और शटल में धागा किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, अगर आपने ये वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पे भी चले जाएंगे तो मिल जाएगा, और वीडियो वाले फाइल पे भी चले जाएंगे तो आपको ऐसी वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी सिंगल निडल के हवाले से। तो आप उसको देख के और भी काम सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसके तीनों स्क्रू को मैंने टाइट कर लिया शटल का, और अब मैं इसका फिंगर भी लगा लेता हूँ। यहाँ पे पोजीशन फिंगर को हमने जगह पे लगा लेना है, इसकी कटोरी पे इसको चढ़ाना है। इसको लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि ये केचर पट्टी के ऊपर जाके ज़ोर करता है, तो आपने देख के लगाना है कि केचर पट्टी पे ज़ोर ना हो और ये आसानी से बैठ जाए। तो हमने कटोरी वाला जगह को सामने करके और फिंगर को बैठा के इसके स्क्रू को लगा लेना। दोस्तों हमने फिंगर भी लगा लिया है, और एक दफ़ा हम सरसरी तौर पे ऊपर से भी शटल की टाइमिंग चेक कर लेंगे, क्योंकि फिंगर के इस जगह पे गैप मुझे कम लग रहा है। ये इस जगह पे थोड़ा गैप होना चाहिए, तभी धागा हमारा रिलीज़ होगा। तो हम ऊपर से भी इसकी टाइमिंग देख लेंगे। दोस्तों नीचे से साफ़ नज़र नहीं आ रहा था, अभी हमने ऊपर से देखा है तो इसके अंदर गैप है, तकरीबन 1.5 mm का गैप है हमारा ये फिंगर और कटोरी के बीच में, और टाइमिंग भी हमारा ये सही है। तो हम इसका ये निडल प्लेट और फिडोक वगैरह लगा के मशीन को चलाते हैं। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखना है कि इसका निडल प्लेट और फिडोक की टाइमिंग किस तरीके से बांधी जाती है, सेटिंग किस तरीके से की जाती है, और अलग अलग फिडोक और निडल प्लेट के हिसाब से किस तरीके से फिट कैम इसका सेट किया जाता है, तो मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है अपने चैनल के ऊपर। आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है, अब इसके अंदर धागा वागा डाल के और इसकी सिलाई कर लेते हैं। दोस्तों मशीन हमने रेडी कर लिया, अब इसको चला के और फिर हम इसमें एरर आ रहा है। एरर इस वजह से आ रहा है कि इसके नीचे एक सेंसर लगा हुआ होता है जो रोशनी पे काम करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर अंधेरा अगर नीचे होगा तो सेंसर यानी कि ये एरर नहीं आएगा, ये E14 का एरर आ रहा है। तो मैं फिर भी आपको कटिंग करवा के दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैंने अभी इसको ऐसे चला के और ये कटिंग करवाया, और अब इसका बूट उठा लेते हैं। बूट उठा के पीस बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। ये कटिंग इसका हो रहा है, बेहतरीन कटिंग कर रहा है। इसी तरीके से कटिंग करना चाहिए, इतनी लंबा धागा काटना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और ख़ास करके अपने जॉब पार्टनर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।